हेलो एवरीवन। बच्चों, आप लोगों ने ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने सुना है। पर फिर भी क्या आप सच में ओलंपियाड एग्जाम्स की हर बारीकी को समझते हैं? जी नहीं। कितने दिनों से हमारे पास बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, सर एक बार आप ओलंपियाड एग्जामिनेशन का पूरा की पूरा प्रोसेस समझा दीजिए। कितनी स्टेजेस होती हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हम जा सकते हैं और फाइनली हमें इससे क्या क्या फाइनली फायदा है, हमें क्या प्राइजेस हैं, गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल लेवल, बहुत कुछ सुना है ना। तो कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बढ़िया बढ़िया लेकर आ रहे हैं, एक बढ़िया मोटिवेशन आपके लिए ओलंपियाड एग्जाम्स देने का। तो चलिए, मैं गौरव शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और अब हम जानेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में। ओलंपियाड एग्जाम्स बेसिकली बच्चों आपका टेस्ट करता है एक रियल पोटेंशियल, टैलेंट टेस्ट करता है, एप्टीट्यूड टेस्ट करता है और आईक्यू टेस्ट करता है। तो ओलंपियाड एग्जाम्स इन चार वर्च्यूज के बेसिस को एक्चुअली कहीं ना कहीं पेपर ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो ओलंपियाड एग्जाम टेस्ट पोटेंशियल, टैलेंट, एप्टीट्यूड एंड आईक्यू। अगर हम इंपॉर्टेंस जानना चाहें ओलंपियाड एग्जामिनेशन की आप स्टूडेंट्स के लिए, तो इट डेवलप्स अ लर्नर्स एटीट्यूड, गिव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एग्जाम्स, एनालाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, टीच द एप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक नॉलेज। बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट सच में काफी इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए। डेवलप द कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट। जी हाँ, फाइनली एक स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप करता है टुवर्ड्स एकेडमिक्स एंड एजुकेशन। ठीक है, 5 स्टेजेस होती हैं हमारी, जो हम अपनी ओलंपियाड एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो इंडियन नेशनल ओलंपियाड प्रोग्राम की 5 स्टेजेस हैं। टू बी एन इंटरनेशनल ओलंपियाड लॉरिएट, अगर आपको इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करके वहां से गोल्ड मेडल लेकर आना है, अ स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू 5 स्टेजेस। द नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बीइंग द फर्स्ट स्टेज। तो पहली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। सिमिलर शेड्यूल इज ऑब्जर्व फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड जूनियर साइंस। तो हम लोग इस समय बात कर रहे हैं नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की, जिसमें हम केमिस्ट्री में भी वही शेड्यूल रहेगा, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में और जूनियर साइंस में। तो अगर आपको इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाके गोल्ड लाना है तो आपको 5 स्टेजेस से गुजरना होगा। किसी भी सब्जेक्ट्स में आप दे सकते हैं। यहाँ पे हमने जो 5 सब्जेक्ट बताए हैं। तो स्टेज 1 नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, हम यहाँ पे 2024 के स्पेसिफिक भी बात करेंगे, क्योंकि वही अब आपका आने वाला नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है। फॉर केमिस्ट्री वी कॉल इट NSEC, फॉर फिजिक्स वी कॉल इट NSEP, फॉर बायोलॉजी वी कॉल इट NSEB, एस्ट्रोनॉमी को हम NSEJ बोलते हैं और जूनियर साइंस को बोलते हैं NSEJS। तो ये सारे एग्जामिनेशन नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ये आपको फर्स्ट स्टेज में आपको क्लियर करने होंगे। अ स्टूडेंट में एनरोल इन हिज और हर स्कूल। तो आप चाहें तो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का एनरोलमेंट अपने स्कूल के थ्रू भी करा सकते हैं। The list of registered centers can be seen on this website www.iapt.org.in on August 21, 2024। मतलब ये लिस्ट ऑलरेडी वहां पर है, आप इस वेबसाइट पे जाकर लिस्ट ऑफ सेंटर्स भी देख सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप स्कूल में अपने बात कीजिएगा, वो आपको मदद करेंगे ओलंपियाड में एनरोल कराने की, क्या पता आपका स्कूल ही उसमें से एक सेंटर हो, या फिर आप सेंटर्स जाके देख सकते हैं इस वेबसाइट पे और अपना नियरेस्ट सेंटर को चूज करके डायरेक्टली भी ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। An individual student can also enroll himself or herself online on the web after 21st August but before 14 September 2024। तो जी हाँ, लास्ट डेट आपकी बिल्कुल आने वाली है 14 सितंबर 2024। आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, फटाफट जाइए ऑनलाइन और खुद को रजिस्टर करा लीजिए। स्टेज 2 क्या है? जब स्टेज 1 हो गई NSE, तो अब इसके बाद स्टेज 2 है हमारा इंडियन नेशनल ओलंपियाड INO। और ये अगर आप अभी NSE देंगे 2024 में, तो INO आपको देने को मिलेगा 2025 में। टू बी कंडक्टेड इन Jan-Feb 2025। तो Jan-Feb के अंदर ये करीब कंडक्ट किया जाएगा बाय HBCSE। HBCSE क्या है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन। बेसिकली ये नोडल बॉडी है, ये मुंबई में है और 18 सेंटर्स में ये कंडक्ट कराती है आपका इंडियन नेशनल ओलंपियाड। तो कंट्री के 18 सेंटर्स में इंडियन नेशनल ओलंपियाड होगा फॉर द स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट स्टेज, दैट इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 2024। स्टेज 3, अब स्टेज 3 को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। तो ओरिएंटेशन भी होगा यहाँ पे और यहीं पे कुछ और बच्चों का सिलेक्शन होगा फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्लियर किया NSE, सेकंड स्टेज इंडियन नेशनल ओलंपियाड वो क्लियर किया, थर्ड स्टेज ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप OCSC कंडक्टेड बाय HBCSE मुंबई, जैसे कि अभी आपको बताया था होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन। ये OCSC कंडक्ट कराता है
और ये 35 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करता है फ्रॉम INO 2025। तो जो सेकेंड स्टेज था इंडियन नेशनल ओलंपियाड, इसमें से 35 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट होंगे, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे बायोलॉजी की बात हो, चाहे जूनियर साइंस की बात हो, इन सब में 35 और एस्ट्रोनॉमी में पर्टिकुलरली 50 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। ये हम आपको आगे डिटेल में भी बताएंगे। A rigorous training in theory and experiment for 2 weeks in about April-June 2025 will be conducted in this OCSC camps। कहाँ पर? HBCSC, जी हाँ, वही होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन मुंबई में लोकेटेड है। स्टेज 3 ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में हम और क्या देखेंगे? एट दिस कैंप्स ओरिएंटेशन इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर द ओलंपियाड लेवल ऑफ थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल टास्क। तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी में तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम किस किस लेवल पे यहाँ पर देखेंगे ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन इज कैरिड आउट फॉर थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल टास्क। और एस्ट्रोनॉमी में तो आप खुश हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशनल टास्क में स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू innovative experiments with a focus on conceptual and procedural understanding in experimental science। मैंने आपको बोला ही था काफी कुछ एप्लीकेशन एस्पेक्ट यहाँ पे काम आता है ओलंपियाड्स में। इन एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट्स आर ट्रेन्ड इन बेसिक नोशंस ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एनालिसिस एंड नाइट स्काई ऑब्जर्वेशंस। मजा आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और भी स्टूडेंट्स पहले मेरे पढ़ाई हुए वहाँ गए हैं, वो कहते हैं सर मजा आ जाता है वहाँ पे जब हम ओरिएंटेशन कैंप में होते हैं। Several theoretical and experimental observation tests are held during the camp. On the basis of performance in these tests, few students, numbers हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट में, are selected to represent India at the International Olympiad। तो बेसिकली इसके OCSC के बेसिस पे हम ओरिएंटेशन जब करा रहे होंगे तो वहीं पे कुछ बच्चों का एक्स्ट्रा सिलेक्शन होगा, उन्हीं बच्चों को लेकर आएंगे अब हम नेक्स्ट स्टेज में, और फाइनली वो इंटरनेशनल ओलंपियाड भी देंगे। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए यू कैन विजिट olympiads.hbcsc.tifir.rec.in। स्टेज 4 को हम बोलते हैं प्री डिपार्चर कैंप। प्री डिपार्चर कैंप, द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स 4 to 6 विल अंडरगो रिगरस ट्रेनिंग इन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स फॉर अ वीक इन जुलाई 2025 एट HBCSC मुंबई प्रायर टू द इंटरनेशनल ओलंपियाड। तो बेसिकली क्या होता है, आपने OCSC अटेंड किया, वहाँ पे ओरिएंटेशन वगैरह मिला आपको, 2 हफ्ते वहाँ रहे, और उसमें से 4 से 6 बच्चों का सिलेक्शन होता है, जनरली 5 बच्चों का सिलेक्शन होता है अपने अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो या जूनियर साइंस हो। और यहाँ पे आपको 1 हफ्ते के लिए बुलाया जाएगा करीब करीब जुलाई 2025 में, और उसके अंदर केवल आपका एक कैंप होगा, यहाँ पे रिगरस ट्रेनिंग होगी। अब कोई सिलेक्शन नहीं है फर्दर, जितने बच्चे यहाँ पे प्री डिपार्चर कैंप में हैं वही जाएंगे हमारे स्टेज 5 में 55th इंटरनेशनल ओलंपियाड 2025 में। The selected students will be invited to compete in theory and experiments in the International Olympiad to be held in July 2025। तो वहीं से आप लोग अपनी डिफरेंट सिलेक्ट लोकेशंस पर जाएंगे। जैसे मुझे पता है फिजिक्स वाला ओलंपियाड फ्रांस में होगा इंटरनेशनल ओलंपियाड, केमिस्ट्री वाला आपका UAE में होगा, एंड लाइकवाइज। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन सेंटर रजिस्ट्रेशन बिगिंस ऑन August 1st 2024। तो बेसिकली अगर स्कूल को अपना एक सेंटर बनाना है तो वो उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट का एनरोलमेंट बिगिन होगा फ्रॉम August 21st 2024, यानी कि अगर बच्चे डायरेक्टली इंडिविजुअली एनरोल करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके इंडिविजुअली एनरोल कर सकते हैं फ्रॉम August 21st 2024। लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, इट इज September 14, 2024। तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इंतजार किस बात का, फटाफट जाइए वेबसाइट पे और खुद को एनरोल कीजिए। इसके अलावा कुछ और डेट्स मुझे आपको बतानी है एग्जामिनेशन शेड्यूल को लेके। तो आपका जो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एस्ट्रोनॉमी का होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायोलॉजी का होगा, जूनियर साइंस का होगा, इसके हम लोग डेट्स और टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो एस्ट्रोनॉमी का होना है वो सैटरडे को होगा 23 नवंबर 2024, और ये होगा 2:30 PM to 4:30 PM। हालांकि संडे 24 नवंबर 2024 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपके पेपर्स होंगे एक ही दिन में, 8:30 AM to 10:30 AM, 11:30 AM to 1:30 PM एंड 2:30 PM to 4:30 PM। तो 2-2 घंटे के आपके पेपर्स हैं, आप देख पा रहे हैं आसानी से, एक ही दिन में हो रहे हैं। यहाँ मैंने दिखाया चाहे आपको नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस, ये भी संडे को 24 नवंबर 2024 को होगा, और ये 2:30 PM to 4:30 PM होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पेपर और ये पेपर क्लैश कर रहा है। जी हाँ, ऑडियंस ही अलग है, मतलब ये क्लास 10th के बच्चे देते हैं और ये 11-12 के बच्चे जनरली देते हैं। हालांकि क्लास 10 के बच्चे भी इसके एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप चारों ये दे रहे हैं तो आप ये नहीं दे सकते, अगर आप लास्ट वाले दे रहे हैं तो ऊपर के चारों नहीं दे सकते, ये एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ भी है। तो बेसिकली
आप चारों एक साथ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। मतलब अगर आपने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसकी लास्ट डेट 14 सितंबर है, तो आप एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चारों एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा एक में करिएगा काफ़ी है, ठीक है, 2 में कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट, स्टेज 1 का रिजल्ट ऑलमोस्ट दिसंबर 5, 2024 को आना चाहिए, और सेकेंड स्टेज जिसको हम इंडियन नेशनल ओलंपियाड की बात करें उसका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2025 तक रिजल्ट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट जो हमारा है वो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं वो 2025 में आ गया। OCSC कैम्प का रिजल्ट हमारा मई जून 2025 में आ जाना चाहिए। स्टेज 1 अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन को लेके। एलिजिबिलिटी, NSEC, NSEP, NSEB, NSEJS, इसकी बात कर लेते हैं। अब अगर हम इन सारे नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो हम सबसे पहले कहते हैं द स्टूडेंट मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। तो भाई इंडियन पासपोर्ट आपका होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जुलाई 2005 से 30 जून 2010 के बीच में होनी चाहिए। बोथ डेज आर इंक्लूसिव। मस्ट बी रिसाइडिंग एंड स्टडीइंग इन इंडिया सिंस 30 नवंबर 2022 और अर्लियर। तो आप इंडिया में रह रहे हो और कहीं ना कहीं आप स्कूल में पढ़ रहे होगे अपने इंडियन स्कूल में, जैसे आपको बताया जाएगा, मस्ट बी स्टडीइंग इन इंडियन स्कूल सिस्टम सिंस 30 नवंबर 2022 और अर्लियर। तो ये सारी कंडीशंस, यानी कि आप क्लास 10th अपीयरिंग होंगे तो भी आप दे सकते हैं, 11th और 12th के बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। यू मस्ट नॉट बी अपेयरिंग फॉर NSEJS 2024। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बच्चे जो एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, वो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जूनियर साइंस का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड और शेड्यूल्ड टू कंप्लीट क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन अर्लियर देन 30 नवंबर 2024। मतलब 12th पास होने के बाद बच्चे इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते। मतलब जो बच्चे इस समय करेंटली क्लास 12th में है, करेंटली क्लास 11th में या 10th में भी हैं, वो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, पर फिर वो 10th वाले बच्चे NSEJS 2024 नहीं दे सकते। Must not have commenced or planning to commence studies in a university or equivalent institution by 1 June 2025। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, हम जानते ही हैं कि तब तक आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुरू नहीं होगी। NSEJS की अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जूनियर साइंस, यू मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1 Jan 2010 and 31 December 2011, both days inclusive, must be residing and studying in India since 30 November 2022 or earlier, must be studying in an Indian school system since 30th November 2022 or earlier, must not have completed or scheduled to complete class 10 board examination earlier than 30th November 2024। मतलब वो सारे बच्चे जो क्लास 10th पास कर चुके होंगे वो इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते। मतलब क्लास 10 तक के बच्चे ही इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मस्ट नॉट बी अपेयरिंग इन एनी ऑफ NSEA, NSEB, NSEC और NSEP 2024, जैसा कि आपको भी बताया भी था। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें, क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी एज ऑप्टेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपने सब्जेक्ट के संग उसकी लैंग्वेज भी चूज करनी पड़ेगी। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लैंग्वेज चूज करना होगा। हालांकि NSEP के लिए क्वेश्चन पेपर यू कैन गिव इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगला, तमिल एंड तेलुगु और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज प्रोवाइडेड 300 स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर इट। तो कम से कम 300 बच्चे जिस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको पेपर मिल जाएगा एंड यू हैव टू ऑप्ट इट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न की बात करें, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो स्टेज 1 है इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 216। इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या 48 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं विद 1 ऑल्टरनेटिव करेक्ट। इसमें +3 मार्क्स मिलते हैं फॉर करेक्ट एंड -1 दैट इज नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट। तो बेसिकली आपको 48 क्वेश्चन मिलेंगे मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस वाले। मतलब एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से केवल एक ही करेक्ट होगा, सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला ऑप्शन क्वेश्चन होंगे वो 48, और ये 3 मार्क्स ईच के क्रेडिट आपको देंगे फॉर द करेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग है -1। 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पर यहां पे 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट ऑल्टरनेटिव होगा। 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन में मान लो आंसर आपका है A, B एंड D और वो आपने एग्जैक्टली मार्क कर दिए A, B और D, तो आपको +6 पूरे मिल जाएंगे। पर अगर मान लीजिए आपने केवल A मार्क किया या A, B मार्क किया या B, D मार्क, मतलब आपने पार्शियली उसको मार्क किया है, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। टू गेट क्रेडिट ऑल द करेक्ट ऑप्शंस एंड नो इनकरेक्ट ऑप्शन शुड बी मार्क्ड। अब ऐसा भी नहीं हो सकता आपने B और D के संग C भी मार्क कर दिया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर ध्यान रहे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
आई रिपीट, यहाँ पे पार्शियल करेक्ट मार्क करने पे पार्शियल मार्किंग नहीं है। जैसे जे एडवांस में हमने देखा है जहाँ पे वन और मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पार्शियल मार्किंग होती है, पर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे पार्शियल मार्किंग नहीं है, एग्जैक्टली पूरा सही के सही आंसर आपको देना है वहाँ पे, तभी आपको +6 मिलेगा, अदरवाइज नो नेगेटिव मार्किंग। आपको सारे क्वेश्चन में कहूँगा यहाँ पे अटेम्प्ट जरूर करने चाहिए। और डिटेल्स चाहिए, यू कैन विजिट द वेबसाइट, ये ली हुई है वेबसाइट, आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें, द सिलेबस फॉर नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस एंड द इंडियन नेशनल ओलंपियाड, इन दोनों का सिलेबस एक्चुअली सेम है। इसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के हम सिलेबस के अंदर, और इस तरह से हम इसके नाम देते हैं एग्जामिनेशन के, आर ब्रॉडली इक्विवेलेंट टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल अप टू एंड इंक्लूडिंग। तो बेसिकली क्लास 12, सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब क्लास 12, तो क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस उस लेवल तक आता है यहाँ पे एग्जामिनेशन में, और अब तक की जितना भी क्लासेस आपने पढ़ी उसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लास 12 तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स अप टू द सेम लेवल इज एक्सपेक्टेड एज वेल। तो सीबीएसई का सिलेबस का आएगा, इनफैक्ट देखा जाए तो एग्जैक्ट सीबीएसई का सिलेबस नहीं है, देयर आर सम थिंग डिफरेंट ऑल्सो, जैसे केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई में नहीं दी है, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में भी बताएंगे। द सिलेबस फॉर द नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी एनएसईए एंड द इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड INAO is similar with greater emphasis on physics, mathematics and elementary astronomy. The syllabus for the National Standard Examination in Junior Science NSCJS and the International Junior Science Olympiad INJSO is broadly equivalent to the secondary level up to and including class 10th of CBSE in Science and Mathematics. तो बेसिकली क्लास 10th का यहाँ पे सिलेबस ऑलमोस्ट सीबीएसई वाला है, हालांकि इसका सिलेबस भी हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। For all subjects, topics covered in the syllabi of lower classes are included as well. तो ये हर जगह ये लोग जरूर लिखते हैं, मतलब आप ये मत सोचिएगा केवल उसी क्लास का आएगा, मतलब अब तक आपने जो पढ़ा है उसका भी आपको फायदा मिलने वाला है। केमिस्ट्री सिलेबस को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। इन एडिशन टू फॉलोइंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस टॉपिक स्टडी टिल क्लास 10th एंड मैथमेटिक्स टॉपिक स्टडी टिल क्लास 12th इज एक्सपेक्टेड। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि पुराने क्लासेस का भी आएगा, मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12th लेवल भी कुछ कुछ उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, एलिमेंट्री लेवल का। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा एज ए पीडीएफ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी अभी हम इस वीडियो में यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, सबकी आपको पीडीएफ एक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो डिटेल्स आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स। अब जैसे क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स या स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, ये अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें से काफी सारा पोर्शन ऐसा है जो अब एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो सब चीजें भी अब पूछी जानी है, ये मैं बताना चाह रहा था। सीबीएसई का पार्ट भी नहीं है सिलेबस का। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ एनसीईआरटी के पार्ट नहीं है, बट इज स्टिल इन द सिलेबस ऑफ एनएसई एंड इंडियन नेशनल ओलंपियाड केमिस्ट्री। पी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे ग्रुप्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इन सब का डिटेल्स आप देख सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स, haloalkanes and haloarenes, alcohol, phenols and ethers, aldehyde, ketones and carboxylic acids, organic compounds containing nitrogen, biomolecules, polymers, environmental chemistry, chemistry and life। तो ये सारा आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का। डिटेल के लिए आपको उस पीडीएफ को रेफर करना पड़ेगा, आप चाहे तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके भी रेफर कर सकते हैं, वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, सारा सिलेबस मिल जाएगा। फिजिक्स सिलेबस की बात करें, इन एडिशन टू द फॉलोइंग, अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस टॉपिक स्टडीड टिल क्लास 10 एंड मैथमेटिक्स टॉपिक स्टडीड टिल क्लास 12 इज एक्सपेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको बोला था, क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स का एलिमेंट्री लेवल भी क्वेश्चंस में इन्वॉल्व किया जा सकता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, तो ये सारा आपका फिजिक्स के एग्जामिनेशन का सिलेबस का पार्ट है। मोशन इन अ प्लेन में फिर उसका लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, thermodynamics, behavior of perfect gases and kinetic theory of gases, oscillations and wave oscillation, waves, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी तैयार। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी,
मूविंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, these are again the part of the syllabus of physics exam. ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, dual nature of radiation in matter, atoms and nuclei, electronic devices आजकल का लेटेस्ट पार्ट है सिलेबस का, you have to take emphasis on it. बायोलॉजी सिलेबस की अगर हम बात करें, इन एडिशन टू द फॉलोइंग अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस टॉपिक स्टडी टिल क्लास 10 एंड मैथमेटिक्स टॉपिक स्टडी टिल क्लास 12 इज एक्सपेक्टेड। हालांकि मैथमेटिक्स का इसमें कुछ ज्यादा खास पूछा नहीं जाना है। अगर हम इसके डिटेल में जाएं, यू हैव टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, structural organization in animal and plants, morphology and anatomy of flowering plants, structural organization in animals, cell structure and function, cell the unit of life, cell theory and cell as the basic unit of life, biomolecules, cell cycle and cell division, plant physiology में देखें तो transport in plants, mineral nutrition, photosynthesis and respiration in higher plants, plant growth and development. Human physiology में बात करें तो digestion and absorption, breathing and exchange of gases, body fluids and circulation, excretory products and the elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and integration. इसके अलावा रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये आजकल का काफी ज्यादा मतलब कहना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज। एस्ट्रोनॉमी का सिलेबस काफी इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर ध्यान से देखिए आप। इन एडिशन, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टॉपिक स्टडीड टिल क्लास 10th इज एक्सपेक्टेड। अब एस्ट्रोनॉमी सिलेबस कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स: फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री एस्ट्रोनॉमिकल नोशंस। तो फिजिक्स में रिफर टू द फिजिक्स सिलेबस जो अभी आपने देखा था, हमने जो एनएससीपी के लिए बताया था। मैथमेटिक्स इक्विवेलेंट टू क्लास 12th मैथमेटिक्स सिलेबस। ब्रीफ आउटलाइन अगर हम देखें तो सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग। एलिमेंट्री एस्ट्रोनॉमिकल नोशंस पे भी क्वेश्चंस होंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। बेसिक नॉलेज ऑफ सोलर सिस्टम एंड एसोसिएटेड फिनोमेना, सन, प्लैनेट्स एंड द मून्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, डायरनल मोशन ऑफ अर्थ, फेजेस ऑफ द मून, सीजन्स, एक्लिप्सेस, टाइड्स, familiarity with structural elements of the universe, stars, galaxies, cluster of galaxies, familiarity with the night sky, brightest stars, common constellations, Milky Way, paths of solar system objects in the night sky, rising and setting of stars, working principle of telescopes, major historical landmarks in the development of astronomy. Any in-depth knowledge of astronomy is not required. सबसे बड़ी बात तो ये है। However, basic familiarity with astronomical terminology, objects and phenomena as can be acquired through an interest in astronomy. जी रीडिंग पॉपुलर बुक्स, लिसनिंग टू पॉपुलर लेक्चर्स एक्सेट्रा इज एक्सपेक्टेड। तो बहुत डिटेल नहीं पूछेंगे, बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जूनियर साइंस सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक फैसिलिटी विद मैथमेटिकल आइडियाज एंड ऑपरेशंस टॉट टिल क्लास 10 अंडर द फॉलोइंग टॉपिक्स इज एक्सपेक्टेड: पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम्स, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स। In addition, general understanding of science and mathematics topics studied till class 8 is expected. तो साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लास 8 तक की भी होगी उसमें। तो अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ें तो मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सब आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी का पार्ट भी है। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, ऑर्गन्स, organ system, organism, biological diversity, health and diseases. लाइफ प्रोसेसेस में बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मोशन, फोर्स एंड वर्क। अगर फिजिक्स की बात करें तो मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड, इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपको करना पड़ेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। लाइट के अंदर आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, और ये सारी चीजें, मिरर्स वगैरह, ये सब करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन डेली लाइफ। अवर एनवायरनमेंट में फिजिकल रिसोर्सेज, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स इन नेचर। ठीक है,
नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फूड प्रोडक्शन, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो ये सारा का सारा सिलेबस था जो हमने देखा नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का था। इनफैक्ट यही आपका सिलेबस आगे चल के INO का भी होता है। स्टेज 2 की बात करें, जो कि हम बात करें इंडियन नेशनल ओलंपियाड की, तो चलिए इसके डिटेल्स की भी बात करते हैं। आर देयर एनी अदर फीस फॉर दीज INOs और कैंप्स? तो जनरली क्या होता है बच्चों के मन में कि स्टेज 1 की सपोज हमने फीस दे दी, आपको पता ही होगा स्टेज 1 की फीस है केवल 300 रुपीज। चलिए मैं लिख देता हूं कहीं से आपको, स्टेज 1 की फीस थी हमारी जो आपने दी थी, तो स्टेज 1 पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो फीस आपने दी थी 300 रुपीज। अब मन में ये ख्याल आता है इसके बाद जब हम स्टेज 2 में जाएंगे तो फिर से हमें कोई फीस देनी पड़ेगी, आगे चल के OCSC कैंप में जाएंगे, प्री डिपार्चर कैंप में जाएंगे, इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाएंगे, फिर से हमें फीस देनी पड़ेगी? नो, यू पे ओनली वंस एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट फॉर NSE। केवल एक ही बार आपको फीस पे करनी है जब आप NSE के लिए एनरोल कर रहे हैं, उसके बाद आपको फीस पे नहीं करनी। इसमें अगर आप क्लियर कर गए, स्टेज 2 में आप एग्जामिनेशन देंगे, उसमें क्लियर कर गए, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पे आपको OCSC में बुलाएगी, उसमें भी सिलेक्ट हो गए तो प्री डिपार्चर कैंप में रिगरस आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, और इंटरनेशनल ओलंपियाड में भी गवर्नमेंट ही आपको भेजेगी। कितना बढ़िया है कि नहीं? एलिजिबिलिटी क्लॉजेज, अब क्या होता है कि हम लोगों को अब ये देखना है कि कैसे हम लोग एलिजिबल होंगे फ्रॉम स्टेज 2। तो देखिए स्टेज 2 की बात करें, टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 2 INO एग्जाम लीडिंग टू द इंटरनेशनल ओलंपियाड, अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर a score equal to or greater than the minimum admissible score MAS. The MAS for a given subject will be 50% of the average of the top 10 scores in that subject, rounded off to the nearest lower integer. तो बेसिकली क्या है, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम एलिजिबल होंगे स्टेज 2 के लिए, तो वो कैसे होंगे? तो बेसिकली अगर उस बच्चे ने टॉप 10 स्कोर्स का एवरेज का 50% स्कोर, जिसको हम मिनिमम एडमिसिबल स्कोर कह रहे हैं, उतना लिया है, तभी वो एलिजिबल हो सकता है। बेसिकली क्या होगा, आप लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें टॉप 10 बच्चे हैं जो काफी अच्छा स्कोर कर गए, उन सारे के सारे टॉप 10 बच्चों का एवरेज स्कोर निकाल लिया। जो एवरेज स्कोर आया, सपोज वो एवरेज स्कोर आया 73.6, अब इसका लोअर इंटीजर मतलब 73, ठीक है, इस तरह से। अब इसका भी 50% देखेंगे, तो इसका भी 50% देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आ गया आपका 36.5, और हम इसका भी लोअर इंटीजर तो 36। मतलब आपको क्या करना है, 50% ऑफ द एवरेज ऑफ द टॉप 10 स्कोर इन दैट सब्जेक्ट, वो हो जाएगा हमारा मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। ये क्या है, ये नेसेसरी एलिजिबिलिटी है। अगर किसी बच्चे का MAS भी अचीव नहीं हुआ तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। ये क्लॉज ये क्या बताता है, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। तो अलग अलग क्लॉजेज में हम एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, ये बड़ा टेक्निकल है, आप एक एक करके समझते जाइएगा, ठीक है। तो कम से कम तो मिनिमम एडमिसिबल स्कोर उस बच्चे का आना चाहिए, तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एवरेज ऑफ टॉप 10 स्कोर इन अ सर्टेन सब्जेक्ट इज 92, चलिए टॉप 10 स्कोर्स का एवरेज हमने देखा 92, देन 50% ऑफ दिस इज 46, देन द MAS इन दैट सब्जेक्ट विल बी 46। तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग MAS कैलकुलेट किया जाएगा, और वही आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक और चीज होती है, इसको हम बोलते हैं मेरिट इंडेक्स MI, ये क्लॉज बी में हम देखने वाले हैं। देयर विल बी अ हाई स्कोर कॉल्ड द मेरिट इंडेक्स MI एसोसिएटेड विद ईच सब्जेक्ट इन ओलंपियाड्स। The MI in a subject is defined as 80% of the average of the top 10 scores in that subject, rounded off to the nearest lower integer. तो क्या है, 80% of the average of the top 10 scores in that subject, and then again it is rounded off to the nearest lower integer. All the students with a score equal to or greater than merit index for the subject will automatically qualify for the INU stage 2 examination in that subject. अब क्या हुआ, हमने ये बोला कि कम से कम MAS तो होना चाहिए, अगर वो हो गया तो आपके पास चांस है, ठीक है। अब दूसरी बात, जिसका भी टॉप 10 स्कोर का 80% स्कोर या उससे ज्यादा आया, वो तो पक्का ही पक्का पास हो गया। इसको हम बोल रहे हैं मेरिट इंडेक्स। तो मेरिट इंडेक्स कैसे बनाया, 80% ऑफ द एवरेज ऑफ द टॉप 10 स्कोर्स, उस सब्जेक्ट के टॉप 10 स्कोर्स देखे, उनका एवरेज देखा, उनका 80% वैल्यू निकाली, जो भी 80% वैल्यू है उसका लोअर इंटीजर था उसको राउंड ऑफ किया, और फाइनली जिस बच्चे ने भी वो स्कोर या उससे ज्यादा स्कोर ले लिया वो सारे क्वालिफाई, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये वो क्राइटेरिया है जिसके बाद तो आप 100% क्वालिफाई हो गए। MAS क्या था, वो जस्ट बेयर मिनिमम क्राइटेरिया था, वो नेसेसरी था, इतना तो होना ही चाहिए, उसके बाद बाकी ये क्राइटेरिया भी लगेगा।
For example, if the average of top 10 scores in a certain subject is 92, then 80% of this is 73.6. Then the MI in that subject will be 73. देख सकते हैं आप, एवरेज आया 92, 80% उसका 73.6, MI क्या आया उसका सब्जेक्ट का फिर 73. लोअर इंटीजर तक हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया. All candidates with a score equal to or above 73 in NSE of that subject will automatically qualify for INO Stage 2. ठीक है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्लॉज सी. अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये भी बड़ा मजेदार, इसको समझिए. स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया नीड टू बी एनकरेज टू अपीयर फॉर द फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन सो एज टू अचीव नेशन वाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर INO स्टेज 2. तो हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने सारे के सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्लॉज लगाया है. तो क्या होगा, द कोटा फॉर ईच स्टेट or union territory used in National Talent Search Examination NTSE 2013-14. Nationwide competitive examination will be used as the baseline for calculating the number of students qualifying for INO Stage 2 in every subject from centers in that state or union territory. National Standard Examination 2013-14 जो भी हुआ था उसको एक बेंचमार्क माना गया है. उस एग्जामिनेशन में जो स्टेट कोटा था वो ही स्टेट कोटा हम लोग यहाँ पे लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 2013-14 में किसी स्टेट से बच्चे बैठे S, टोटल स्टूडेंट्स बैठे T, तो S अपॉन T फ्रैक्शन उस स्टेट का होना चाहिए आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स. जैसे पढ़ के बताते हैं आपको. सपोज द NTSE कोटा इज S फॉर अ स्टेट. जैसे मैंने बताया किसी स्टेट से 2013-14 में बच्चे बैठे S is S for a state and the total for all states and union territories T. तो उस स्टेट का क्या है S और टोटल कितना है T. तो S और T हमें नंबर समझ में आ गए. Then the total number of students to be selected for INO Stage 2 from that state would be S upon T times 300. तो वो ये कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो NTSE 2013-14 के अपीयर हुए फ्रॉम स्टेट S अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए यहाँ पे into 300. ये हम करेंगे and rounded off to the nearest higher integer. Suppose हमने बोला ये S upon T आया हमारा सपोज 0.15. ठीक है. तो अगर हमने देखा सपोज स्टेट के कुछ, सपोज अगर मैं थोड़ा सा कोई मतलब रैंडम सा वो आपको एग्जांपल ले, तो मान लीजिए NTSE 2013-14 में 15,000 बच्चे किसी स्टेट से अपीयर हुए. टोटल बच्चे अपीयर हुए सपोज 1 लाख. तो S अपॉन T क्या हो जाएगा 0.15. ठीक है. अब 0.15 आ गए S अपॉन T की वैल्यू इंटू 300 किया तो कितना आ जाएगा हमारा ये 45. तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 45 स्टूडेंट्स तो हमारे उस स्टेट से होंगे ही होंगे. दिस नंबर विल इंक्लूड दो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट इंडेक्स. हालांकि अगर हमने ये बोला कि स्टूडेंट जो मेरिट इंडेक्स क्लियर कर रहे हैं वो तो हमेशा सिलेक्ट होते हैं, तो वो भी इसमें काउंटेड होंगे. मैं इसको आपको समझाता हूं. इन द इवेंट ऑफ टाई एट द लास्ट पोजीशन इन द लिस्ट, all the students with same marks at this position will qualify to appear for the INO Stage 2 examination. अब एक और बात इसमें बोलनी थी कि अगर लास्ट पोजीशन वाला स्टूडेंट जो भी है उसके जैसे मार्क्स और भी बच्चों के हैं तो कहेंगे भैया जिस जिसके सेम मार्क्स थे लास्ट पोजीशन वालों के सबको स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कराना है. फिर वहां पे नंबर के लिए हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं होंगे. जैसे मैंने बोला 45 स्टूडेंट सिलेक्ट होने थे. अब 45th पोजीशन पे ही एक नहीं 3 बच्चे हैं तो वो तीनों सिलेक्ट होंगे, चाहे इस वजह से टोटल 47 बच्चे को सिलेक्ट किए जाए. द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मस्ट नेवरदलेस सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्लॉज. अब एलिजिबिलिटी क्लॉज क्या है MAS. ठीक है. The number to be selected from all the centers in each state or union territory will be displayed on the IAPT and HPCSE website. तो ये जो वेबसाइट के नाम दिए हुए हैं इस पे सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो भी नंबर्स होगा जो भी सिलेक्ट किए जाएंगे वो सब वेबसाइट पे दिए जाएंगे. ठीक है. मिनिमम रिप्रेजेंटेशन क्लॉज में एक छोटी सी बात और आपसे कहनी है. नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्लॉज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर INO फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मस्ट बी एटलीस्ट 1. उन्होंने ये भी बोला है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, प्रोवाइडेड दैट द एलिजिबिलिटी क्लॉज इज सेटिस्फाइड. मतलब उसका MAS स्कोर तो कम से कम आ जाए.
दिस क्राइटेरिया इज बीइंग इलस्ट्रेटेड विद द फॉलोइंग एग्जांपल। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी क्लॉज सी और डी की। लेट द कोटा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्लॉज सी फॉर अ स्टेट S1 बी 20। अब मैंने जो भी बनाया था उस समय टोटल सपोज S/10 × 300 करके सपोज जो भी आ गया वो हमारा 20 आ गया। सपोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेटिस्फाइंग द मेरिट इंडेक्स क्लॉज बी इन अ सब्जेक्ट इज 10। These 10 students will qualify for the second state INO in the given subject, and an additional 10 students from the state S1 in the given subject will be selected merit-wise, provided they satisfy the eligibility clause A, that is MAS. अब मैं इसको समझाया तो इसका मतलब क्या है। उन्होंने बोला कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्लॉज सी के हिसाब से किसी स्टेट के सपोज 20 स्टूडेंट्स हमें लेने ही लेने हैं, और 10 स्टूडेंट्स तो वो थे जो मेरिट इंडेक्स MI इंडेक्स, जो कि हमने क्या बोला था 80% ऑफ द एवरेज ऑफ टॉप 10 स्कोर्स के बराबर या उससे ज्यादा नंबर लेकर आए। तो 10 स्टूडेंट तो वैसे ही सिलेक्ट हो गए। अब वो स्टेट से तो टोटल करने थे 20 सिलेक्ट, 10 तो MI स्कोर या उससे ज्यादा लाने की वजह से हो गए सिलेक्ट, तो 10 और बच्चों को हम देखते जाएंगे मेरिट वाइज एक एक करके और फाइनली उनको भी सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम 20 स्टूडेंट सिलेक्ट कर देंगे। पर ध्यान रखना इस 20 स्टूडेंट्स में ऐसे स्टूडेंट कभी सिलेक्ट नहीं होंगे जिसका MAS भी नहीं आया हो, उससे भी कम मार्क्स आएंगे तो हम नहीं करेंगे सिलेक्ट। और दूसरी बात, लास्ट पोजीशन पर अगर टाई होगा, ज्यादा बच्चे होंगे तो उन सबको सिलेक्ट किया जाएगा। लेट द कोटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ स्टेट S1 बी 20। सपोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेटिस्फाइंग द मेरिट इंडेक्स क्लॉज बी इन अ सब्जेक्ट इज 30। अब हुआ क्या, स्टेट में से तो कोटा था 20 स्टूडेंट्स का, पर मेरिट इंडेक्स के क्लॉज के चलते मतलब वो स्टूडेंट जो 80% ऑफ टॉप 10 स्कोर का एवरेज का लेकर आए हैं या उससे ज्यादा लेकर आए हैं, वो आ गए 30। हमें लेने थे स्टेट से 20, अब हमारा वो वाली क्लॉज आ गया मेरिट इंडेक्स वाला, उसमें तो सारे सिलेक्ट होते हैं। फिर क्या करेंगे, तो 30 के 30 सारे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि MI तो है वो पक्की गारंटी है सिलेक्शन की। मिनिमम तो MAS या उससे ज्यादा चाहिए, और MI स्कोर या उससे ज्यादा आ गया तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा स्टेज 2 के लिए। ठीक है, तो फिर 30, इन दिस केस ऑल 30 स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई फॉर द सेकंड स्टेट INO एग्जामिनेशन इन द गिवन सब्जेक्ट एंड देयर विल बी नो फर्दर सिलेक्शन फ्रॉम द स्टेट S1। क्योंकि अब 30 सिलेक्ट हो गए, कोटा तो 20 का था, अब उसके नीचे वाले मेरिट के सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे। गर्ल्स कोटा के बारे में एक अच्छी बात मुझे आपको बतानी है। एज पर द रिसेंट अपडेट्स फॉर स्टेज 2 INO, there will be an overall 10% girls in each group to achieve gender balance। तो बेसिकली 10% कोटा गर्ल्स के लिए फिक्स है। तो अब क्या होगा, हम हर स्टेट से 10% गर्ल्स लेंगे, ये हमारा क्राइटेरिया बन गया है। तो वहां पर भी एक अलग कहना चाहिए कट ऑफ जाएगा गर्ल्स के लिए। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द गर्ल्स, यू मस्ट एनरोल फॉर ओलंपियाड एग्जामिनेशन। जल्दी से करिए, लास्ट डेट 14 सितंबर है। एन ओवरऑल नंबर ऑफ 10% गर्ल इंप्लाइज फॉर नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस एज वेल। ठीक है, तो जूनियर साइंस वाला नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन उसके लिए भी यही 10% कोटा लागू है। प्रीवियस इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन क्लॉज ई। अब और भी तरीके हैं INO स्टेज 2 देने के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन अ प्रीवियस ओकेजन, IOAA, IBO, ICHO, IJSO एंड IPHO। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं एस्ट्रोनॉमी का आपने इंटरनेशनल ओलंपियाड में एक बार जा चुके हैं, बायोलॉजी के इंटरनेशनल ओलंपियाड में जा चुके हैं, केमिस्ट्री के इंटरनेशनल ओलंपियाड में जा चुके हैं। ठीक है, आप जूनियर साइंस के इंटरनेशनल ओलंपियाड में जा चुके हैं या फिजिक्स के इंटरनेशनल ओलंपियाड में जा चुके हैं। नीड नॉट अपीयर फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ NSE एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो एक बार जिसने इंटरनेशनल ओलंपियाड दे दिया वो दोबारा से फर्स्ट स्टेज नहीं देगा। अब जैसे मान लीजिए आप क्लास 11th में थे, आपने एग्जामिनेशन दिया NSE का, सपोज NSE का केमिस्ट्री एग्जामिनेशन दिया, उसमें आपने क्लियर किया, आपने वो उसका INO केमिस्ट्री वाला एग्जाम दिया स्टेज 2 का, वो भी आपने क्लियर किया। फिर स्टेज 3 OC SC कैम्प में गए, वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया, प्री डिपार्चर कैम्प में गए, वहाँ ट्रेनिंग हो गई, अब इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया। अब अगर मान लीजिए वहाँ पे आपको गोल्ड नहीं भी मिला और आपका मन है कि मैं दोबारा दूंगा, मुझे गोल्ड चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा दे सकते हैं अपना एग्जामिनेशन, पर फर्स्ट स्टेज के लिए तो आपको फिर अब रजिस्टर करना भी नहीं है, वहाँ से आपको फ्री एंट्री टिकट मिल जाएगा। ठीक है, वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। Candidates who have represented India in the Asian Physics Olympiad APHO and the International Astronomy Junior IAO Junior need not appear for the first stage of NSEP and NSE examination respectively। तो जो एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में क्वालिफाई कर चुके हैं, जा चुके हैं वहाँ रिप्रेजेंट करने, या फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड जूनियर में जा चुके हैं, उनको NSEP और NSE एग्जामिनेशन नहीं देना। मतलब एशियन फिजिक्स वालों को NSEP देने की जरूरत नहीं फर्स्ट स्टेज, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड जूनियर में जो जा चुके हैं उनको NSE का फर्स्ट स्टेज देने की जरूरत नहीं है।
Those candidates who qualify to skip the first stage NSEs may be allowed on written request to the respective national coordinator to directly appear for the second stage Indian National Olympiad examination, provided they satisfy other eligibility criteria such as age, प्री-कॉलेज स्टेटस एटसेट्रा। तो जो आपके एज वगैरह के क्राइटेरिया और जो कॉलेज वगैरह क्राइटेरिया है वो आप अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली इनको मेल करना पड़ेगा, वहां से आपको लेटर मिल जाएगा, मतलब आपको खुद जाके बोलना भी पड़ेगा। मिनिमम टोटल नंबर क्लॉज, एक और बढ़िया इसको समझते हैं। In each subject, after all the above criteria has been applied, it is possible that the target number of 300 students to be selected for INO is not reached due to non-availability of enough number of students in some states who satisfy eligibility clause A. तो eligibility clause A अगर क्लियर कर रहे हैं, फिर भी 300 बच्चे एक सब्जेक्ट के हम नहीं देख पा रहे कि हम पास कर पाए, in such an event additional students will be selected purely merit wise, provided clause A is satisfied. मतलब MA स्कोर तो कम से कम चाहिए। टिल द टारगेट नंबर ऑफ 300 इज रीच्ड, अदर क्लॉजेस विल नॉट अप्लाई फॉर दीज स्टूडेंट्स। अगर MA स्कोर या उससे ज्यादा का स्कोर आया है और अभी भी 300 बच्चे नहीं हुए तो एक एक करके मेरिट वाइज हम उन बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे। इन द केस ऑफ ए टाई द लास्ट पोजीशन, all students with the same marks at this position will qualify to appear for the INO Stage 2 examination. तो ये तो हमेशा से ही दिया है इन्होंने हर क्लॉज में। There will be no other criteria or provision for selection to the Indian National Olympiad Examination INOs. Eligibility for INOs in 2025. The rules for selection for Stage 2 INO will be the same as that of the previous year. The eligibility criteria for NSE has been given in the student brochure. तो student brochure देख सकते हैं ऑनलाइन जाके भी। The student pool of NSE will be divided into 2 groups. इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी स्टूडेंट पूल है जिसने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है, उसमें रजिस्ट्रेशन किया है, उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। कौन से ग्रुप्स? ग्रुप ए, स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12th एज ऑफ 30 नवंबर 2024। तो जो क्लास 12th में है, 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है, वो अगर एनएससी का एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो ग्रुप ए में आएंगे। ग्रुप बी, स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 11th और लोअर एज ऑफ 30 नवंबर 2024, वो बच्चे जो क्लास 11th में है इस समय, या फिर 10th वाले बच्चे भी, वो सारे किस में आएंगे? ग्रुप बी में आएंगे। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया एनएससी का, वो सारे बच्चे 12th अपेयरिंग वाले ग्रुप ए में, 11th अपेयरिंग या 10th वाले ग्रुप बी में। फॉर स्टेज 2 INO, a target number of 200 students will be selected from each group for physics, chemistry and biology. तो अब क्या होगा? ग्रुप ए से भी 200 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, सिलेक्शन होगा उनका, और ग्रुप बी से भी 200 स्टूडेंट सिलेक्शन होगा। 250 फ्रॉम ईच ग्रुप फॉर एस्ट्रोनॉमी। हालांकि एस्ट्रोनॉमी में 250 लिए जाएंगे। दस और टोटल ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 500 फॉर एस्ट्रोनॉमी विल बी सिलेक्टेड। अब देखिए हो क्या रहा है। ग्रुप ए में से 200 स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के 250। ग्रुप बी में से भी 200 स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के 250। ये सब सिलेक्ट किए जाएंगे। अब मजेदार बात, द MI एंड MAS विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच ऑफ दीज ग्रुप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों ग्रुप्स की अलग अलग मेरिट बनेगी। मतलब क्लास 12th अपेयरिंग वाले बच्चे क्लास 12th अपेयरिंग वाले बच्चों से ही कॉम्पीट कर रहे हैं। क्लास 11th वाले बच्चे और क्लास 10th वाले बच्चे अपने आपस में ही कम्पीट कर रहे हैं। मतलब 12th में जिसने एग्जामिनेशन देना है 12th अपेयरिंग वालों ने, उनका सिलेक्शन अपने आपस के कॉम्पिटिशन से होगा। तो यहाँ पे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए एक एडवांटेज भी हो गया, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना सारा सिलेबस खत्म नहीं किया होता। आप समझ सकते हैं। तो 11th वाला बच्चा अपने ही ग्रुप में कम्पीट करके आसानी से खुद को स्टेज 2 के सिलेक्ट करा सकता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑल द क्लॉजेज A to F above of selection will be applied separately to each group। ठीक है, ये सारे सेपरेटली अप्लाई करेंगे। The question papers of NSE 2024 and INO 2025 will be identical for the 2 groups। हालांकि क्वेश्चन पेपर सबका सेम ही होगा। ठीक है, तो आप सिलेबस पूरा पढ़िए और आप आपस में कंपीट करिए। कोटा फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्लॉज फॉर क्वालिफिकेशन फ्रॉम NSE टू INO। तो ये एक तरीके से हम आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। सपोज मैं गोवा की बात करूं तो उसका कोटा 4 है फॉर INBO, INCHO, INPHO, ग्रुप A एंड B। कोटा फॉर INO, ग्रुप A एंड B ये है, और कोटा फॉर INGSO ये है। तो ये सारे कोटा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, स्टेट कोटा जो आपको बता रहा था मैं अभी, वो यार मेंशन्ड है। आप अपनी स्टेट का नाम ढूंढिए, आपको अपनी स्टेट का कोटा मिल जाएगा। ठीक है,
अब स्टेज 3, 4 एंड 5 क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप्स OCSCs। The number of students to be selected for OCSC is 35 in biology, chemistry, junior science and physics and 50 in astronomy। तो OCSC कैंप के लिए हम लोग 35 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और जूनियर साइंस से, और एस्ट्रोनॉमी से हम 50 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, अनलेस डिक्लेयर टू बी अदरवाइज बिफोर द INO एग्जामिनेशन। तो इस बार के INO एग्जामिनेशन के डिक्लेरेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। In the event there is a tie at the last position in the merit list of the respective INO, all students with the same marks at the last position will qualify to be selected for the OCSC camp। तो ये तो आपको समझ में आ गया, लास्ट पोजीशन पे टाई होगा तो हर बच्चे को लास्ट पोजीशन वाले को लिया जाएगा, सेम मार्क्स वाले लास्ट पोजीशन वाले बच्चों को सबको क्वालिफाई कराया जाएगा। For astronomy, a target number of 15 students from Group A and 35 students from Group B will be selected according to respective order of merit in the Indian National Olympiad for Astronomy। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 15 स्टूडेंट लिए जाएंगे ग्रुप ए से और 35 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे ग्रुप बी से, फाइनली OCSC कैंप में। तो टोटल कितने होंगे? 50 स्टूडेंट। हालांकि ये 35 स्टूडेंट्स जो लिए जा रहे हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूनियर साइंस और बायोलॉजी और फिजिक्स में, ये कंप्लीट ग्रुप ए और बी कंबाइन से लिए जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप वाला फैसला जो भी था वो सेकंड स्टेज तक आने के लिए था। यहाँ पे कहाँ पे? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूनियर साइंस और फिजिक्स में, और ग्रुप का फैसला, ग्रुप वाला काम तब तक ही है। स्टेज 2 से अगर आपको स्टेज 3 में जाना है तो ग्रुप डिसॉल्व, अब टुगेदर सब कंपीट करेंगे, 35 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और जूनियर साइंस के। ग्रुप वाइज लिए जाएंगे 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप ए, 35 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी एंड टोटल 50 स्टूडेंट्स फॉर गो फॉर OCSC कैंप, that is stage 3 in astronomy। Selection of the team to represent India in the International Astronomy Olympiad will not be based on the above groups but will be done purely based on the combined merit list of all the students attending OCSC astronomy। तो बेसिकली यहां पर आने के बाद एस्ट्रोनॉमी का भी ग्रुप सब डिसॉल्व हो गए। तो 35 बच्चे आ गए आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूनियर साइंस में, 50 स्टूडेंट्स आ गए एस्ट्रोनॉमी में। अब इन सब का सिलेक्शन फिर से होगा प्री डिपार्चर कैंप यानी कि 4th स्टेज के लिए। अब सबका एक साथ कंपटीशन होगा, अब कोई ग्रुप नहीं होगा, अब कॉमन तरीके से जाएगा, कंबाइंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, द फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अप्लाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर OCSCs। ईच ईयर अ स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सिलेक्शन ऑफ ओनली 1 सब्जेक्ट। एक और बात है, OCSC में मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसने 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन दे रखे हैं, पर वो OCSC के लिए केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए आ सकता है। Each year, a student can participate in the orientation training and selection of only 1 subject, including maths। तो मैथ्स को मिला के भी एक ही सब्जेक्ट लिया जाएगा। OCSC for the 5 science subjects or the International Mathematical Olympiad Training Camp IMOTC according to a preference order decided by the student himself or herself। तो बेसिकली उससे एक प्रेफरेंस भी बढ़ाई जाती है जब वो स्टेज 2 का एग्जामिनेशन दे रहा होता है कि भैया आप किस प्रेफरेंस में वो OCSC जो है वो अटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, a student who qualifies in more than 1 subject based on his or her performance in INO or Indian National Mathematical Olympiad INMO will be invited to the OCSC that is ranked highest in his or her preference list। The procedure is as follows। इसको समझाते हैं। Before INO or INMO, a student who qualifies to appear in more than 1 subject in INO or INMO will be asked to arrange the subjects in order of preference of attending the OCSC or IMOTC and therefore competing for selection in the international team। This preference will have to be indicated during the registration for INO। This will not affect in any way the evaluation of his or her INO or INMO performance in any subject। तो बेसिकली ये कह रहे हैं जब आप सेकेंड स्टेज का रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन INO का, तब आपसे एक प्रेफरेंस लिस्ट भरवाई जाएगी और उस प्रेफरेंस लिस्ट का आपके कोई भी इवैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर INO और INMO a target number of students will be invited to the OCSC camp for each subject, जैसा कि बताया था 35 in physics, chemistry, biology and junior science and 50 in astronomy। The students in each subject will be assigned or ranked according to his or her performance in the respective INO and INMO। If a student obtains qualifying marks in INO in multiple subjects, मजा तो तब आएगा जब एक बच्चे ने कई सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया, उसने मेरिट में भी खुद को वहां पे लाके रख लिया। He or she will be included only in the OCSC IMOTC for the subject which figures highest in his or her preference list among the subjects in which he or she has obtained qualifying marks।
his or her name will not be considered for OCSC IMOTC in the other subjects, and the next students in those subjects will be considered until the target number of students is reached in each subject. मान लीजिए एक बच्चा इसने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एग्जाम दिया और दोनों की मेरिट लिस्ट में टॉप 35 स्टूडेंट्स में वो आ सकता है, और अगर उसने मान लीजिए बोला कि मेरा प्रेफरेंस तो भैया ये है कि मैं केमिस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो उसको केमिस्ट्री में ले लिया जाएगा, फिजिक्स में वो कैंप में फिर नहीं जाएगा। भाई एक ही सब्जेक्ट में जा सकते हैं। Irrespective of selection or participation in OCSC or IMOTC, the student will receive a certificate of merit in every subject in which his or her score is equal to or higher than the score of the last selected student in that subject. पर जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए वो 2 में तो आ रहा था मेरिट में और हम उसको केवल केमिस्ट्री में भेज पाए क्योंकि उसकी प्रेफरेंस वही थी, पर उसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो एलिजिबल तो था ना, तो एलिजिबिलिटी के चलते उसको मिलेगा। तो यही कह रहे हैं, irrespective of selection or participation in OCSC or IMOTC, the student will receive a certificate of merit in every subject in which his or her score is equal to or higher than the score of the last selected student in that subject. The process of selection is illustrated below in an example with 3 possible cases. चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। We consider the example of a student Amita, who has qualified for evaluation of INO in astronomy, physics and chemistry. During registration of INO, she had declared her preference in the order physics, chemistry, astronomy. तो बेसिकली उसने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है फिजिक्स, सेकंड प्रायोरिटी केमिस्ट्री है और थर्ड प्रायोरिटी सपोज उसने बोला एस्ट्रोनॉमी। इन दिस एग्जांपल द टारगेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सब्जेक्ट इज 35। हम ये मान के चल रहे हैं टारगेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35। केस 1, बेस्ड ऑन हर INO परफॉर्मेंस, अमिता इज रैंक्ड 17th इन फिजिक्स, 15th इन केमिस्ट्री एंड 4th इन एस्ट्रोनॉमी। उस बच्ची ने ये सारे एग्जाम दिए और सभी में वो टॉप 35 में देखो आ गई है। शी विल बी सिलेक्टेड फॉर द फिजिक्स OCSC एंड हर नेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी OCSC, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी, फर्स्ट प्रेफरेंस की क्या थी? फिजिक्स थी। अब फिजिक्स में भी हो सकती है वो टॉप 35 में आ गई, देखिए 17th है, केमिस्ट्री में भी टॉप 35 में आ गई 15th है, एस्ट्रोनॉमी में भी टॉप 35 में आ गई 4th है, तो फिर भी उसको फिजिक्स वाले कैंप में बुलाया जाएगा, बाकी दोनों में नहीं बुलाया जाएगा। एज अ रिजल्ट all the students ranked below her in chemistry and astronomy will gain 1 rank. अब क्या हुआ, अमिता चूंकि केमिस्ट्री वाले में नहीं जा पाई तो टॉप 35 नहीं, क्योंकि उसके वाली रैंक तो खाली चली गई, तो टॉप 36 बच्चों को अब लिया जाएगा। मतलब 15th वाले को नहीं लिया तो 16 से लेकर 36 तक सबको लिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक एक रैंक सब ऊपर खिसक जाएंगे। अमिता विल रिसीव ए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। हालांकि अमिता को केवल फिजिक्स OCSC में बुलाया गया है, पर उसको फिर भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सारे सब्जेक्ट्स का दिया जाएगा। एक और केस देखते हैं। अमिता इज रैंक्ड 80th इन फिजिक्स, 15th इन केमिस्ट्री एंड 4th इन एस्ट्रोनॉमी। शी इज अनलाइकली टू बी सिलेक्टेड फॉर फिजिक्स OCSC बिकॉज हर रैंक इज टू लो टू बी अपग्रेडेड टू बी लेस देन 35। अब 80th रैंक पर तो फिजिक्स में वो ओलंपियाड के OCSC में नहीं जा पाएगी। शी विल बी नाउ सिलेक्टेड फॉर केमिस्ट्री OCSC, नॉट फॉर एस्ट्रोनॉमी। शी विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इन केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस थी केमिस्ट्री, तो उसको केमिस्ट्री वाले कैंप में अब जाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि एस्ट्रोनॉमी में अब वो नहीं जा पाएगी, पर उसको अब सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दोनों का ही मिलेगा। केस 3, अमिता इज रैंक 37th इन फिजिक्स, 15th इन केमिस्ट्री एंड 4th इन एस्ट्रोनॉमी। शी इज इनिशियली नॉट एलिजिबल फॉर फिजिक्स but has qualified for chemistry and astronomy. However, it so happens that 2 students ranked above her in physics get selected in some other subject based on their performance. अब 37th के हिसाब से तो फिजिक्स में नहीं जा सकती। मान लीजिए कोई और बच्चा 10th रैंक पे है और 21st रैंक वाला बच्चा सपोज वो केमिस्ट्री में चला गया, मैथ्स में चला गया, एस्ट्रोनॉमी में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, 2 रैंक ऊपर आ गई इसकी, ये एलिजिबल हो जाएगी। Since their names are now removed from the physics list, Amita's rank goes up to 35 and she becomes eligible for physics, which is her first preference. Therefore, she gets selected for physics and not in chemistry or astronomy. She will receive a certificate of merit in all the 3 subjects. ठीक है। और अगर ऐसा होता कि इसको फिजिक्स नहीं मिल पाता 37th के बावजूद, तो वो केमिस्ट्री में जाती, एलिजिबल एस्ट्रोनॉमी के लिए भी होती, तो उसको 2 का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता और केमिस्ट्री को OCSC अटेंड करने को मिलता। There will be no other criteria or provision for selection to the Indian National Olympiad Examination INOs. Individual emails will be sent to these students informing that they have to appear for Indian National Olympiads. तो सबको ईमेल तक आता है हर बच्चे को जो INO में जाते हैं। All these INOs are organized by Homi Bhabha Center for Science Education, Mumbai,
For the next stage, students are chosen on the basis of their performance at these INOs. These students in each subject attend orientation cum selection camp in respective discipline for about 2 weeks at HBCSE TIFR Mumbai. The Indian team to participate in the International Olympiad is selected from the students attending OCSC in the respective subject. जैसे कि आपको बताया, तो जो 35 स्टूडेंट्स चले गए कैंप में या 50 स्टूडेंट्स चले गए एस्ट्रोनॉमी वाले, उसमें से हम आप फिर से सिलेक्शन करेंगे. In addition, about 8 toppers from INPHO may get opportunity in the Asian Physics Olympiad APHO. तो जो आपका सेकंड स्टेज का फिजिक्स का इंडियन नेशनल ओलंपियाड हुआ जिसको हम INPHO बोल रहे हैं, उसके टॉप 8 स्टूडेंट्स को एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाएगा इंडिया को. द APHO will be held in May 2025. Are there any certificates or awards? जी हाँ. Yes, in each subject. Report card will be generated to all those candidates above MES and can be downloaded from iapt.org.in by the enrolled students. तो हर बच्चा जिसने किसी भी सब्जेक्ट में MES को क्लियर किया है, उन सबको एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा. आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से. सर्टिफिकेट्स आर गिवन टू द टॉप 10% स्टूडेंट्स ऑफ एवरी सेंटर. तो हर सेंटर के टॉप 10% स्टूडेंट्स को भी सर्टिफिकेट मिलेगा. मेरिट सर्टिफिकेट आर अवॉर्डेड टू टॉप 1% स्टूडेंट इन ईच स्टेट इन ईच सब्जेक्ट. तो हर स्टेट के टॉप 1% हर सब्जेक्ट के बच्चे, तो हर स्टेट के हर सब्जेक्ट में टॉप 1% जो आएंगे उनको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा. स्पेशल मेरिट सर्टिफिकेट्स एंड अ प्राइज बुक will be awarded to national top 1% students in physics, astronomy and junior science. तो सबसे स्पेशल मेरिट सर्टिफिकेट ये है. और गोल्ड मेडल्स तो किस किस को मिलेंगे? गोल्ड मेडल्स आर अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स अटेंडिंग द OCSC इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड जूनियर साइंस. तो जो 35 स्टूडेंट्स जाएंगे से लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूनियर साइंस में, और 50 स्टूडेंट्स जाएंगे जो एस्ट्रोनॉमी में, उन सबको गोल्ड मेडल मिलेगा. ठीक है, मजा आया सुन के? तो आई होप आपको कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा कि यार मुझे तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और जल्दी से अब हम रजिस्टर करें, बढ़िया से तैयारी करें और इंटरनेशनल ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करें और गोल्ड लेकर आएँ. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आई होप आपको मज़ा आया होगा, पूरा समझ में आया होगा. तो देर किस बात की, गो एंड रजिस्टर फॉर इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ओलंपियाड. लास्ट डेट 14 September 2024. थैंक यू.